हेलो फ्रेंड्स, टीचिंग एग्जाम चैनल पे आपका स्वागत है। तो ये जो वीडियो है स्पेशली हमें बहुत सारा नोटिफिकेशन आया था हमारे वेबसाइट में और कमेंट बॉक्स में हमें बोला गया था कि एक स्पेशल वीडियो बनाइए। तो ये वीडियो स्पेशली हमने बनाया है इंटरव्यू पर्पज़ के लिए फॉर टाटा, नॉट ओनली फॉर टाटा स्टील। वो हर कंपनीज में जिसमें आप इंटरव्यू देंगे एज अ ITI, एज अ डिप्लोमा और एज अ इंजीनियर बीटेक बैकग्राउंड के होकर तो आपको किस किस पॉइंट्स पे ध्यान देना है, इस वीडियो के माध्यम से हम आप लोगों को समझाना चाहते हैं। तो प्लीज़ हमारे साथ अंत तक बने रहें और जिन्होंने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया, प्लीज़ गाइस सब्सक्राइब करना ना भूलो और उन सब के साथ शेयर करो जिन्होंने जो आपके जैसा वेट कर रहे हैं और आपके जैसा वीडियोस देख रहे हैं और चाहते हैं कि इंटरव्यूज़ के बारे में जानने के लिए। तो वो हर कोई के साथ शेयर करो, किसी की आपके शेयर करने से किसी की लाइफ ज़रूर बदल सकती है। और जब ये वीडियो बनाना था तो हमने कुछ पॉइंट्स पे ध्यान दिया था जो कि आपके साथ डिस्कस करेंगे। और आप हमारे स्क्रीन पे भी देख सकते हो कि हम कौन कौन से वीडियोज़ में कौन कौन से पॉइंट्स पे बेसिकली फोकस करना चाहते हैं। इस वीडियो में हमने टाटा स्टील को ही लिया है बताने के लिए। तो टाटा स्टील का अभी तक एग्जाम, बहुत लोगों ने अपना एप्लीकेशन फॉर्म भरा होगा और आपका स्क्रूटनाइज के बाद आपका एप्लीकेशन शॉर्टलिस्ट किया गया होगा और आपने अभी तक अपना ऑनलाइन एग्जाम दे चुके होंगे आप और वेट कर रहे होंगे इंटरव्यूज़ के लिए। तो पहला चीज़ बताते हैं कि इंटरव्यूज़ में बहुत लोगों ने हमसे पूछा कि इंटरव्यू सर कब तक इंटरव्यू का रिजल्ट आएगा। तो इंटरव्यू का रिजल्ट आता है गाइस, टाटा स्टील अपना शॉर्टलिस्टिंग कैंडिडेट्स को आपके मेल पे भेज देती है इंटरव्यू लेटर्स। और इंटरव्यू लेटर्स में आपको इंटरव्यू के लिए बेसिकली 2 जगह बुलाया जाता है। आइदर बहुत बार ऐसा होता है कि मैक्सिमम ऑफ टाइम्स जमशेदपुर में SNTI यूनिट में बुलाया जाता है, या आपका जो यूनिट में वैकेंसी आया है उस जगह भी आपको बुला सकते हैं। तो आप अपने मेल पे चेक करते रहें, स्पैम में भी ध्यान दें कि कहीं स्पैम पे ना चला गया वो मेल, तो उस पर फोकस करें। तो गाइज इस वीडियो के माध्यम से हम आपको 3 चीज़ जैसे आपको बताए थे कि बताना चाहते हैं कि पहला पॉइंट पे जो हम लोग हमारे स्क्रीन पे देख सकते हैं, पहला पॉइंट है अबाउट टाटा स्टील। टाटा स्टील के बारे में कंप्लीट जानकारी देंगे और उसके स्टील मैन्युफैक्चरिंग के बारे में भी आपको बोलेंगे। दूसरी पॉइंट जो हम आपको बताएंगे कि CV कैसे बनाना है, CV का फॉर्मेशन कैसा होगा और CV किस तरह होना चाहिए, उसके ऊपर फोकस करेंगे। और लास्ट बट नॉट द लीस्ट पॉइंट जो हम लोग फोकस करेंगे वो होगा आपका इंटरव्यू पर्पज़ के लिए। तो इंटरव्यू के बारे में कंप्लीट जानकारी देंगे। तो गाइस चलिए बताता हूँ टाटा स्टील के बारे में। देखिए, किसी कंपनी में जब आप इंटरव्यू देने जाते हैं उस कंपनी के बारे में ज़रूर जानें। तो ये वीडियो जो है बेसिकली उन लोगों के लिए जिन्होंने ITI, डिप्लोमा और इंजीनियरिंग के थ्रू आपने टाटा स्टील का एग्जाम दिया है। तो आप पहले टाटा स्टील के बारे में जान लें। टाटा स्टील एक मल्टीनेशनल कंपनी है, इंडियन बेस्ड मल्टीनेशनल कंपनी है जो कि एक स्टील मैन्युफैक्चरिंग यूनिट है और ये बेस्ड है जमशेदपुर में। इसका हेडक्वार्टर आपको होगा मुंबई में है इसका हेडक्वार्टर, और प्रेजेंट MD जो है इनके TV नारेंद्रन है। ये कंपनी इंडिया में बेसिकली इन्होंने 1907 में स्टार्ट किया था कंपनी। जमशेद जी टाटा इनके फाउंडर हैं। उन्होंने साक्षी विलेज से ये कंपनी स्टार्ट किया था और ये टाटा ग्रुप ऑफ कंपनी की सबसे ही इंपॉर्टेंट कंपनी है। इसी कंपनी के बेस पे टाटा ने अपना 100 अम्ब्रेला जो था, कंपनियों का अम्ब्रेला, वो 100 कंपनियों तक पहुंचा दिया। और यही वो कंपनी है जिसने भारत का बैकबोन भी संभाला था। जब देश आज़ाद होने से आज तक भारत का अगर हर जगह पे आप सुनेंगे तो टाटा का जो टाटा का आप नाम देखते हैं बिकॉज ऑफ दिस टाटा स्टील ही एक ऐसी कंपनी है जो कि फॉर्च्यून 500 स्टील इंडस्ट्री में है, टाटा को इंडिया को रिप्रेजेंट करती है। और ये वर्ल्ड के 4th बेस्ट मैन्युफैक्चरर्स हैं स्टील इंडस्ट्री मार्केट में। इन्होंने अपना परिचय इंडिया ही नहीं पूरे वर्ल्ड पे भी लहराया। इंडिया में जमशेदपुर में इनका बेस जैसे मैंने बताया था, और अभी नया सेटअप ये बना रहे हैं कलिंगनगर, जाजपुर, उड़ीसा में। ये कर्नाटका में भी इनका प्लांट है, तो ये हुगली में भी पाए जाते हैं और खड़गपुर में भी इनका यूनिट बेस्ड है। तो टाटा स्टील बेसिकली आज के टाइम में सिर्फ जैसे मैंने बताया इंडिया ही नहीं वर्ल्ड के लेवल में भी पाई जाती है। वर्ल्ड लेवल में इन्होंने नैट स्टील सिंगापुर को कैप्चर किया है, एक्वायर किया है अपने अंदर। आप मिलेनियम स्टील जब सुनोगे आप थाईलैंड में, वियतनाम में, और ये टाटा यूरोप कोरस के नाम पे बहुत मशहूर है। इनका जो एनुअल प्रोडक्शन है वो 100 मिलियंस एनुअल प्रोडक्शन है, और जिसमें जो रेवेन्यू जनरेट करते हैं टाटा स्टील वो 1,41,600 करोड़ रुपीस का रेवेन्यू जनरेट करता है। ये कंपनी 100 मिलियंस ऑफ स्टील बनाता है, 100 मिलियन टन ऑफ स्टील बनाता है एक साल में। बहुत बड़ी कंपनी है, बहुत बड़ा नाम है, और ऐसे कंपनी के साथ ब्रांड में जुड़ना एक बहुत बड़ा शान की बात होती है। टाटा अपने में ही बहुत बड़ी ऑर्गेनाइजेशन मानी जाती है और ये वर्ल्ड के सबसे बेस्ट HR पॉलिसी में जाने वाली कंपनी है। इनके पास प्रेजेंटली 34,000 एम्प्लॉयज़ इनके साथ काम करते हैं
और गाइज इनके बारे में जानने के लिए बहुत कुछ है, आप चाहोगे तो आप इनके वेबसाइट में जाके ध्यान से इनके बारे में पढ़ सकते हो और पूरे डिटेल में। इतना इन्फॉर्मेशन काफ़ी था आपको बताने के लिए टाटा स्टील के बारे में। सबसे बड़ी बात कि जब भी आप कोई कंपनी में जाते हो, सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ होता है कि उस कंपनी के बारे में पढ़ने के अलावा वो कंपनी किस चीज़ पे काम करती है उस पर ज़रूर फोकस करें। ये कंपनी जैसे स्टील इंडस्ट्री है तो स्टील मैन्युफैक्चरिंग बहुत ही इंपॉर्टेंट हो जाता है। वो हर स्टूडेंट के लिए, आप इलेक्ट्रिकल से हो, मैकेनिकल से हो, सिविल से हो, या आपका कोई भी ट्रेड से हो, ITI में या डिप्लोमा या बीटेक किया है आपने, या आप मास्टर्स में हो, जिस कंपनी में जाएंगे वो कंपनी किस तरह काम करती है उस पर जरूर ध्यान दें। तो चलिए मैं थोड़ा सा इंफॉर्मेशन आपको बोर्ड पे बताता हूं लिख के कि टाटा स्टील में स्टील मैन्युफैक्चरिंग जो होता है वो कैसे किया जाता है और वो कौन कौन से डिपार्टमेंट है जो कि प्रोडक्शन ऑफ स्टील में हेल्प करते हैं। सबसे पहला चीज जो आपको ध्यान देना है, देखेंगे जब स्टील मैन्युफैक्चरिंग होती है सबसे इंपॉर्टेंट होता है आपको पहले स्टील के वो रॉ मटेरियल्स होते हैं जो लाइम प्लांट, आपको लाइमस्टोन प्लांट मिलेगा, ये एक दो आएगा। दूसरा चीज जो कि आपको ध्यान देना है, दो कि आपको आएगा ऑक्सीजन प्लांट, यहां पे O2 प्लांट आपका हमें रहेगा। आपका नेक्स्ट जो स्टील बनाने के लिए बहुत इंपॉर्टेंट रहेगा RM, रॉ मटेरियल, मतलब इनकी माइनिंग। ये कहां से माइनिंग करते हैं? जमशेदपुर झारखंड के लिए जो स्टार प्लांट है ये आपको झरिया, दाल्टनगंज, उड़ीसा के सारंडा माइंस, यहां से ये माइनिंग करते हैं, फेरस आयरन माइनिंग करते हैं। थर्ड इंपॉर्टेंट चीज है इनका रॉ मटेरियल हैंडलिंग सिस्टम। रॉ मटेरियल जो होता है उनको हैंडल करने का सिस्टम। यहां से रॉ मटेरियल हैंडल करने के बाद आपको जानते हो, आपको माइनिंग जब किया जाता है तो माइनिंग में 40% फाइन्स निकलते हैं और 60% आपको लम्स निकलता है। ये 40% तो फेंक नहीं सकते, ये 40% बहुत ही इंपॉर्टेंट होती है, बिकॉज ये बालू जो फाइन्स होता है ना 40% ये बहुत ही इंपॉर्टेंट फाइन्स, इसको फेंका नहीं जाता है। इस फाइन्स को अब कैसे हम ब्लास्ट फर्नेस में चार्ज कर सकते हैं, जो ब्लास्ट फर्नेस है उसमें कैसे चार्ज कर सकते हैं इसको, तो चार्ज करने के लिए, फाइन्स को चार्ज करने के लिए इसको लम्स में कन्वर्ट किया जाता है। तो कौन सी यूनिट है जो लम्स में कन्वर्ट करेगा उसको, वो है सिंटर प्लांट। तो टाटा स्टील में सिंटर प्लांट की बहुत इंपॉर्टेंस है। किसी भी स्टील इंडस्ट्री में ये फाइन्स को कन्वर्ट करने के लिए लम्स में, ये लम्स में कन्वर्ट करता है इसको, तो लम्स में कन्वर्ट करने के लिए सिंटर प्लांट इज वेरी इंपॉर्टेंट प्लांट। गाइज जो नेक्स्ट प्लांट है वो है DRI, डायरेक्ट रिड्यूस्ड आयरन। तो यहाँ डायरेक्ट रिड्यूस आयरन टाटा जो है यहाँ पे बनता है स्पॉन्ज आयरन। टाटा स्पॉन्ज है उड़ीसा में, वो स्पॉन्ज आयरन का वहां से लेते हैं। इसके बाद आपको मिलता है वहां पे पॉइंट होता है कोक, जहां पे कोक पकाने के लिए कोक जो पकता है, कोक प्लांट। तो कोक प्लांट में आपका कोयला जो होता है एक सर्टेन टेम्परेचर में, पूरा जलने से पहले जब एक टेम्परेचर में आता है, वो कोक प्लांट जलाने के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। कोक ओवन इसको कोक ओवन बोला जाता है, कोक ओवन बोला जाता है। तो कोक ओवन प्लांट बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है। लास्ट आपको यहाँ पे आता है कंपनी में CPP, कैप्टिव पावर प्लांट, उनका एक इंपॉर्टेंट यूनिट जिससे पावर प्रोडक्शन किया जाता है। यहाँ पे मैंने आपको ब्लास्ट फर्नेस में बताया था जहां पे चार्जिंग किया जाएगा। नेक्स्ट होता है SMS, स्टील मेल्टिंग शॉप, जहां पे अलग अलग ग्रेड्स के स्टील बनते हैं। अब स्टील तो बन गया गाइस, स्टील बनने के बाद कहां भेजना है उसको, आइदर आप उसको ब्लूम बनाओगे, ब्लूम में होता है जब कोई स्टील रेक्टेंगुलर बॉडी होगा, रेक्टेंगुलर, तब वो उसको बोलता है ब्लूम। और अगर वो स्क्वायर में बनता है तो वो होता है बिलेट, वो बनेगा आपका बिलेट। ठीक है, तो अगर आप ध्यान देंगे ब्लूम होता है रेक्टेंगुलर, बिलेट होता है स्क्वायर यूनिट। अब ये प्रोडक्शन जो SMS से निकला ब्लूमिंग मिल में जाता है, ब्लूमिंग मिल के बाद बनता है अगर आपको जैसा प्रोडक्शन चाहिए, अगर वो आप वैसा बनाएंगे, जैसे WRM वायर रॉड मिल, यहाँ पे अलग अलग वायर्स बनते हैं इस कंपनी का। एक होता है CRM कोल्ड रोल मिल, हॉट रोल मिल, यहाँ पे आपका बनता है शीट्स। तो ये सब जो है वो प्रोडक्ट है। बहुत सारी कंपनी क्या होती है, यहां से स्टील ले सकती है कंपनी से, बोलेगी कि ठीक है बॉस आप हमें ब्लूमिंग मिल में ही भेज दिए, तो ये एक प्रोडक्ट हो गया। बिलेट में भेज दिए, ये एक प्रोडक्ट हो गया। आप वायर में भेज दिए, ये एक प्रोडक्ट हो गया। CRM सीट्स भेज दिए, सीट्स कहाँ यूज होते हैं, कार, ये सब चीज में सीट्स यूज करता है। इनके लिए ये सीट्स भी बनाती है बहुत सारी कंपनीज के लिए। तो ध्यान देंगे ब्लास्ट फर्नेस, इनसे भी प्रोडक्ट निकलता है। आप देखेंगे कभी कभी क्या करते हैं वो लोग, कास्ट आयरन बेचते हैं। अगर मान लीजिए एक्सेस प्रोडक्शन कर देंगे तो सॉलिडिफाइड करके कास्ट आयरन बनाया जाता है।
तो ये टोटल चीज़ जो है आपको ये स्टील मैन्युफैक्चरिंग में यूज़ होता है। तो आपको ये जो भी मैंने बोर्ड पे ध्यान समझाया इस पे ज़रूर ध्यान देंगे। अब मैं इसको बताता हूँ। यहाँ आप देखो ये सब चीज़ क्या होता है, ब्लास्ट फर्नेस में चार्जिंग के लिए काम आता है। अब यहाँ पे एक और चीज़ आज के टाइम में स्टील इंडस्ट्री में एलडी फर्नेस एक बहुत बड़ा रोल प्ले कर रहा है। एलडी फर्नेस ब्लास्ट फर्नेस की जगह पे इनके पास ब्लास्ट फर्नेस भी है, इनके पास एसएमएस भी है। एक नया टेक्नोलॉजी लाते हैं एलडी फर्नेस, इसका डबल टैपिंग फर्नेस है। ये डबल टैपिंग फर्नेस आज के टाइम में ब्लास्ट फर्नेस गैस बहुत खतरनाक हो गई है, एलडी फर्नेस का भी यूज करता है ये टाटा स्टील। और लेकिन इन सब चीजों के साथ भी ये काम करते हैं। तो इनके पास वो हर चीज है, लेटेस्ट टेक्नोलॉजीज के साथ भी है और पुरानी चीजों को भी ये छोड़ना नहीं चाहते। तो ये मॉडिफाई करते रहते हैं। ये एक ऐसी कंपनी है जो कि R&D पे बहुत ज्यादा काम करती है। रिसर्च इनका बहुत इंपॉर्टेंट होता है। ये एक ऐसी कंपनी है जो रिसर्च पे खर्च करती है। इनका प्रोडक्शन तभी बढ़ता है बिकॉज, और ये आगे क्यों बढ़ते हैं, बिकॉज इनकी ट्रेनिंग, इनकी रिसर्च बहुत अच्छी। अब चलिए मैं स्टील्स के बारे में मैंने बताया था, ये कंप्लीट पिक्चर है गाइस, इतना आपको काफी है एक स्टील इंडस्ट्री के बारे में जानने। तो ये कंप्लीट चीज था टाटा स्टील के बारे में। तो गाइस मैंने जैसे आपको अभी स्टील इंडस्ट्री के बारे में, जैसे टाटा स्टील में क्या क्या लगता है, इसके बारे में कंप्लीटली बताया। अभी नेक्स्ट चीज बताऊंगा सीवी के बारे में। ये सीवी बनाना बहुत इंपॉर्टेंट है। बहुत स्टूडेंट इसमें गलती भी करते हैं। बहुत लोग जो नए बच्चे होते हैं कॉलेज से निकल के पास किए, सीवी कैसे बनाना आते, बहुत लोगों को डाउट रहता है। तो सीवी बायोडाटा, कोई बोलते सीवी बोलते, कोई बायोडाटा, कोई बोलते हैं रेज्यूमे। तो जो भी आप बोलोगे डिफरेंस रहता है इसमें तीनों में। तो सीवी बनाना बहुत बड़ा इंपॉर्टेंट चीज़ है बिकॉज आपका सीवी है आपके बारे में बताता है। तो सीवी किस तरह बनाना है उसके ऊपर भी जरूर फोकस करें। सीवी आप जो रखेंगे वो एक पेज का ही सीवी बनाएंगे, 1 पेज प्रोफेशनल सीवी बनाएंगे आप लोग। एक पेज सीवी में क्या क्या डालना है मैं आपको बताता हूं। पहले सीवी के ऊपर में आप अपना नाम लिखेंगे, यहाँ पे आप अपनी क्वालिफिकेशन जो है वो डालेंगे, यहाँ पे आप अपना एड्रेस डालोगे और यहाँ पे आप अपना मेल आईडी और फोन नंबर रखोगे। इसके बाद ये जो सीवी का पहला पार्ट है ये आपका होना चाहिए ऑब्जेक्टिव का। मतलब आप अपने बारे में, ऑब्जेक्टिव एक ऐसा चीज है जो आपके बारे में बताता है। ऑब्जेक्टिव देखिए मास्टर स्टूडेंट, पीएचडी स्टूडेंट के लिए उतना इंपॉर्टेंट है, लेकिन वो फ्रेशर स्टूडेंट, एक्सपीरियंस वाले के लिए भी उतना इंपॉर्टेंट है। लेकिन जो आज कॉलेज से पास करके निकलते हैं ये कॉलम उनके लिए काफी इंपॉर्टेंट होता है, जो कि बीटेक, ITI, डिप्लोमा करके निकलता है। ये आपके बारे में थोड़ा जानकारी देता है जो कि आपकी सीवी पढ़ रहे हैं। तो इस पे जरूर फोकस करें। इसके बाद आपको डालना है, आपको लिखना है अपना मार्कशीट के बारे में। मतलब मार्कशीट इन सेंस आपने जो क्वालिफिकेशन किया है, अपना क्वालिफिकेशन डिटेल क्रोनोलॉजिकल वाइज, मतलब आप टाइम वाइज में, जैसे कि पहला चीज में आपने डाल दिया अपना डिप्लोमा या ITI या 10th या 12th, इस चीज पे ध्यान देंगे। तो ये आप अपना कॉलम ऐसे बनाएंगे 10th 12th या ITI, या उल्टा भी आप रिवर्स क्रोनोलॉजिकल भी कर सकते हैं। ITI या डिप्लोमा आपने किया या 10th या 12th किया या 10th किया, किससे किया, क्या परसेंटेज है, ये सब जरूर लिखें और कौन से साल में कंप्लीट किया उसको मेंशन कर दें। तो ये कंप्लीटली आपको बताता है। ऑब्जेक्टिव के जस्ट नीचे रखें। इसके बाद अगर आपने कभी भी आपने अपने कॉलेज में के टाइम पे ट्रेनिंग किया है किसी भी चीज पे, सपोज बहुत लोग ट्रेनिंग करते हैं सर, जब बहुत लोग बोलते हैं सर मैंने ये ट्रेनिंग किया है कॉलेज में पढ़ते पढ़ते, हमने जैसे मोटर के ऊपर ट्रेनिंग किया, ड्राइव के ऊपर ट्रेनिंग किया। तो आपने जो भी ट्रेनिंग किया कहीं भी किसी भी इंस्टीट्यूट से या कॉलेज में, तो वो ट्रेनिंग के बारे में जरूर मेंशन करेंगे। और कहीं आपका कॉलेज वालों ने कोई वर्कशॉप करवाया है, मान लीजिए ड्राइव्स के ऊपर या मोटर्स के ऊपर या किसी मशीन के ऊपर, तो वो हर चीज को यहां मेंशन करेंगे। ठीक है, आपने कभी स्कूल में कोई अवार्ड या कॉलेज में के टाइम में कोई अवार्ड जीता है तो उसको ये अवार्ड कॉलम में लिखे कि भाई मैंने खेल कूद में कोई अवार्ड जीता है। तो ये बताओ जरूर कि आपने अवार्ड ये जीता है, ये जरूर छोड़ना नहीं, ये भी मेंशन करो। एक ही अवार्ड क्यों ना मिला हो, एक ही मेडल क्यों ना मिला हो, वो मेडल और अवार्ड जरूर लिखना है यहाँ पे, ताकि उनको पता चले कि आपका भी कोई ना कोई अचीवमेंट है। इसको अवार्ड लिखो या अचीवमेंट्स लिखो, ठीक है, कोई एक चीज लिखो, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। चलिए इतना तक मैंने आपको बताया अवार्ड्स एंड अचीवमेंट। अब आपको आता है कि एक पार्ट और भी आप डालोगे, आपका इंटरेस्टेड एरिया, मतलब आपका इंटरेस्ट सब्जेक्ट्स क्या है या जो भी है, ये 4 पॉइंट्स में उसको लिख दोगे। आपका इंटरेस्ट क्या है, एरिया ऑफ इंटरेस्ट यहाँ डालोगे, 4 सब्जेक्ट्स को लिखोगे यहाँ पे, 1 सब्जेक्ट, 2 सब्जेक्ट, 3 सब्जेक्ट, 4 सब्जेक्ट, ये 4 सब्जेक्ट आप लिखोगे। एरिया ऑफ इंटरेस्ट क्या है, ताकि आप ये क्यों करते हैं कि इंटरव्यूअर को देते हैं आपके जो 4 बेस्ट पेपर्स है जिस पे आप फोकस करते, जिस पे आप पढ़े हो, आपको लगता है कि ये मेरा बेहतरीन चीज है, तो आप ये देने से क्या बेनिफिट होता है कि इंटरव्यूअर को लगता है कि ठीक है ये लड़का इसमें जानता है, तो इस पे ही क्वेश्चन पूछेंगे। अगर आपका पकड़ उस पे है तो आप एकदम धारा प्रवाह जो आप इंटरव्यू के टाइम में बताऊंगा उस पर लगातार आप आंसर दे सकते हो। तो ये चीज जरूर छोड़ना नहीं गाइस, इस पे जरूर लिखना। नेक्स्ट कॉलम जो आपको लिखना है वो है
आपने कौन कौन सा स्पोर्ट्स खेलते हैं, स्पोर्ट्स के बारे में भी बताओ, सिर्फ पढ़े हो ये चीज़ नहीं। स्पोर्ट्स एंड क्यूरिकुलम एक्टिविटीज़, क्यूरिकुलम एक्टिविटीज़ आपका क्यूरिकुलम एक्टिविटीज़ क्या है, एक्टिविटीज़ क्या है वो ज़रूर मेंशन करोगे यहाँ पे। तो ये ज़रूर मेंशन करता कि सर मैं पढ़ाई नहीं करता हूँ, खेल कूद भी करता हूँ, तो यहाँ पे ज़रूर मेंशन करना है। उसके बाद लास्ट में आता है आपका डिक्लेरेशन। डिक्लेयर करो कि सारा इंफॉर्मेशन, डिक्लेरेशन क्यों डालते हैं, डिक्लेरेशन इसलिए डालते हैं ताकि इसमें लिखा रहता है कि मैं जो भी चीज़ ऊपर लिखा हूँ वो सब का सब मेरे नॉलेज के अकॉर्डिंग सही है। इसके बाद लास्ट में प्लेस, डेट और यहाँ आप अपना नाम लिखोगे नीचे और यहाँ एक सिग्नेचर। ठीक है, ये सभी चीज आपको एक पेज में आना चाहिए। एक पेज में आने से क्या लगता है, आप प्रोफेशनल लोगों में से हो जिनको प्रोफेशनल काम करने आता है। तो ये एक सिंबल है, एक तरीका है, उनको आपको इंडिकेट करता है कि ये जो लड़का या लड़की, जो कैंडिडेट मेरे सामने बैठा है वो एक प्रोफेशनल है, आज का मार्केट समझता है और आज जानता है कि हाँ क्या क्या चीज़ों पर हमको फोकस करना है। तो ये आपका CV आपके लिए फर्स्ट इंप्रेशन बोलते हैं ना, या फर्स्ट इंप्रेशन इज योर लास्ट इंप्रेशन, दिस इज योर फर्स्ट इंप्रेशन। आपकी ये पहली इंप्रेशन है उन इंटरव्यूअर्स के सामने में कि सर हम भी जानते हैं कि CV कैसे बनाना है और मेरे बारे में आप यहां देख के मेरे बारे में समझ सकते हो, तो आपके बारे में बहुत कुछ समझ जाते हैं। तो चलिए गाइस, इसके बाद हम आपको बताते हैं फॉर द इंटरव्यू। तो इंटरव्यू पे अभी तक अपने बने रहे, तो अब इंटरव्यू में ध्यान से सुनना कि कौन कौन सा वो क्वेश्चन पूछा जाता है और कैसे हमें उसे आंसर देना। जैसे हमने बताया कि आपको CV बनाने के बारे में बताया, CV बना के हमने आपको दिखाया कि CV कैसे बनाना है। आपको अब देखिए, जब बहुत लोग इंटरव्यू में जाते हैं तो आप कुछ चीज़ों पे ध्यान दें। अपना मोबाइल फ़ोन को स्विच ऑफ करके या साइलेंट मोड पे रखें, कभी भी रिंगटोन पे नहीं रखेंगे या वाइब्रेशन पे नहीं रखें। जब भी आप इंटरव्यू के लिए जाएंगे इन चीज़ों पे ध्यान दें। ज़्यादा बातचीत ना करें किसी से, ठीक है, शांत रहे, अपने आप पे फोकस रखें। ज़्यादा जब आप इंटरव्यू के लिए जाओगे फॉर्मल पहने, फॉर्मल शर्ट पैंट पहने, क्रीज्ड होना चाहिए, ऐसा नहीं कि रिंकल्स वाला पहन के चले जाएं। प्लीज़ ये चीज़ों पे ध्यान दें। जब आप जाएंगे वॉच रखेंगे, एक पेन रखें अपने साथ, एक फाइल कैरी करें जिसमें अपने डॉक्यूमेंट्स और CV रखें। जब आप रूम में एंटर करोगे गाइस, तो हमेशा नॉक करिए, नॉक करके पूछिए कि मे आई कम इन सर या मे आई कम इन मैडम। ये एक तमीज़ होता है कि आप अंदर जाने के लिए उनसे परमिशन लेते हैं। कुछ होगा तो नहीं, लेकिन आपके लिए एक इंप्रेशन बन जाएगा कि आप सिस्टम समझते हो, आप जानते हो कि हाँ करना क्या है। तो एक बार पूछिएगा और जब आप घुसते रहेंगे तो उन्हें विश करें। जितने भी लोग रहेंगे वहाँ बेसिकली आपको 2 पैनल मिलेगा, वहाँ 2 टीम रहेगा। एक टीम में एक लोग रहेंगे HR के और एक टीम मेंबर रहेगा टेक्निकल का, ठीक है। और एक चीज हो सकता है, कभी कभी होता है कि कोई हेड या कोई उन तीनों का कोई हेड बैठा रहेगा जो कि डिसाइड करता है कि आप अच्छे हो कि नहीं। लेकिन ये 2 मेंबर, एक मेंबर यहां से HR से, एक मेंबर टेक्निकल, ये दोनों जब आप रूम में एंटर करोगे दोनों को विश करो, या 3 रहेंगे तो तीनों को विश करो, गुड आफ्टरनून, गुड इवनिंग या गुड मॉर्निंग, जो भी है आप विश करेंगे। विश करने के बाद पहला चीज जो है, आप जब डायरेक्ट कभी ना बैठे, बैठने से पहले पूछें कैन आई हैव अ सीट सर, क्या मैं ये चेयर पे बैठ सकता हूं। वो बोलेंगे यस, तो ही बैठे उस पर, और बैठने से पहले धन्यवाद दें कि थैंक यू सर, तो वो थैंक यू स्माइल से बोलिएगा। और जब वो पूछेंगे पहला क्वेश्चन कभी कभी, और आप अपने फाइल से निकाल के CV उनके हाथ में दें, उनके पास रहता है, लेकिन कभी कभी क्या होता है, ये नियम होता है कि आप अपने CV निकालें, उनको दें और डॉक्यूमेंट्स उनकी तरफ बढ़ा दें, फाइल उनकी तरफ बढ़ा दे। तो एक अच्छा सिग्नल होता है कि ये लड़का जानता है किस तरह से अपने आप को पेश किया जाता है, हाउ टू प्रेजेंट योर सेल्फ, ये पॉइंट समझता है ये कैंडिडेट। तो एक अच्छा इंप्रेशन बनता है वो HR के आंखों में कि ये एक प्रेजेंटेबल कैंडिडेट है जो कि समझता है कि हाँ आज के टाइम में करना क्या है। ये चीज़ फोकस रखें। आपका बेसिकली जब आपसे पहला क्वेश्चन पूछा जाएगा, होता है कि जनरली पूछते हैं आप कैसे हो, तो बोलिएगा मैम या सर मैं अच्छा हूँ या अच्छी हूँ। ये चीज़ पूछे आपका। कभी कभी होता है कि हम लोग को जब कोई पूछता है तो हम लोग भी पूछ लेते हैं कि मैम आप कैसी हैं या सर आप कैसे हैं, तो एक स्माइल से पूछा जाता है और एक अच्छा इंडिकेशन भी होता है। क्यों, तब एक माहौल ईजी हो जाता है। इंटरव्यू डेफिनेटली टेंस्ड होता है सबके लिए, थोड़ी नर्वसनेस होती है, बट ये एक ईजी रिलीज क्वेश्चन होता है कि आपका नॉर्मली डिग्री ऑफ प्रेशर को रिलीज कर दिया जाता है ये क्वेश्चन थ्रो करके। जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होता है गाइज वो ध्यान दें। यहां पे एक चीज क्वेश्चन आपसे पूछा जाता है, टेल मी समथिंग अबाउट योर सेल्फ, अपने बारे में कुछ बताइए, ठीक है। तो आपको ये क्वेश्चन पूछा जाता है, ये ओपन एंडेड, इसे बोलते हैं ओपन एंडेड क्वेश्चन।
ये क्वेश्चन आपको इसलिए फेंका जाता है ताकि आप अपने बारे में कितना समझते हैं। तो ये क्वेश्चन को आंसर देने से पहले इसकी प्रैक्टिस जरूर करके जाएं। ये क्वेश्चन दिखने में तो आसान होता है, लेकिन ये ओपन एंडेड क्वेश्चन है। क्वेश्चन ऐसा जो आपने अगर बोला तो इंप्रेस भी हो जाएंगे, अगर आपने सही नहीं दिया तो डिप्रेस भी हो जाएंगे। तो ये दोनों चीज पे ध्यान दें, कैसे इंप्रेस करना है। तो हमेशा आंसर, बिकॉज आप लोग बीटेक या आईटीआई डिप्लोमा से हो, आंसर्स हमेशा 1 से 2 से 3 मिनट के अंदर ही कंप्लीट करना होता है। पहला चीज क्रोनोलॉजिकल वाइज में बोले, आप कहां से हो, वेयर आर यू फ्रॉम। पहले नाम बताएंगे, हेलो सर, हेलो मैम, आई एम माई सेल्फ दिस, आई एम फ्रॉम दिस प्लेस, आई बिलोंग टू दिस प्लेस। फिर बताएंगे कि मैंने 10th यहाँ पे किया, मेरा परसेंटेज ये था, मैंने 12th यहाँ से किया, मेरा परसेंटेज ये था, मैंने इस साल में पास किया, आईटीआई मैंने अभी किया, डिप्लोमा मैंने इस साल पे किया, मेरा परसेंटेज ये था, मैंने इस स्कूल या इस कॉलेज से पढ़ाई की। तो ये मेंशन करेंगे क्रॉनिकल वाइज, मतलब ईयर वाइज में ईयर मेंशन करेंगे। जब ये हो जाएगा, जहां से आपने प्रोजेक्ट करा है या ट्रेनिंग किया है, थोड़ा प्रोजेक्ट के बारे में बताएंगे ब्रीफली कि मैंने ये प्रोजेक्ट किया इस ऑर्गेनाइजेशन के साथ और मैंने ये चीज सीखा है। कोई अलग सर्टिफिकेशन है उसको भी ऐड करें। कभी कभी बताना चाहिए कि हमारे घर में हमारे पापा हैं जो कि यहाँ सर्विस कर रहे हैं, मम्मी हमारी होम मेकर है, और आपके भाई या बहन क्या कर रहे वो। और लास्ट में जरूर बोले दैट्स ऑल अबाउट मी सर, ठीक है। ये बोलने के बाद शांत रहे। इसके बाद आप कुछ भी ऐड ना करें। मतलब आपने 10th से स्टार्ट किया, आपने आप कहाँ पे, आपका नाम क्या है, किस जगह से बिलोंग करते हो, आपका 10th मार्कशीट, मार्क्स कितना आया, कौन से साल में पास किया, 12th का मार्क्स क्या, परसेंटेज, आईटीआई या डिप्लोमा का मार्क्स, परसेंटेज एंड स्कूलिंग, और कौन से कॉलेज से हो, और उसका आपने ईयर बता दिया। उसके बाद ईयर बताने के बाद आपने अपने प्रोजेक्ट के ऊपर थोड़ा बताया, अपने ट्रेनिंग के ऊपर थोड़ा बताया। फिर हो सके तो आप कभी सर्टिफिकेट जीतो या रिप्रेजेंट किया किसी जगह पे स्पोर्ट्स में, तो वो बता दिया। अपने मम्मी पापा भाई बहन के बारे में थोड़ा बता दिया, माई फैमिली बिलोंग्स टू दिस, इन माई फैमिली आई एम हैविंग 4 मेंबर्स, या उनमें से ये करते हैं। और लास्ट में ये यूज करें दैट्स ऑल अबाउट मी सर और दैट्स ऑल अबाउट मी मैम। तो ये बहुत ही अच्छा सिंपल आंसर है, बहुत ही अच्छा आंसर है, लेकिन आपके बारे में जानने का बहुत सिंपल तरीका और ये जानने का कि हाँ आप कितना खुद को जानते हो। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है जो कि बहुत ज्यादा पूछा था, आपका स्ट्रेंथ क्या है, ये चीज जरूर पे ध्यान दे। आपका स्ट्रेंथ क्या है, आपका वीकनेस क्या है। आपसे पूछेंगे आपके स्ट्रेंथ और अपने वीकनेस के बारे में बताइए। तो आपसे ये 2 चीज पूछा जाता है, आपके स्ट्रेंथ आपके वीकनेस के बारे में बताइए। 2 स्ट्रेंथ अपने बारे में ध्यान दीजिएगा, 2 स्ट्रेंथ बताइएगा, और वीकनेस ऐसा तो कि थोड़ा रिलेटेड हो स्ट्रेंथ के जैसा, ठीक है। तो ये जरूर फोकस करेंगे। उसके बाद पूछा जाता है कि क्या आप कंफर्टेबल हैं, मतलब आप वो जानना चाहते हैं कि आपका घर मान लीजिए किसी साउथ में है या किसी पंजाब में है, और आप जमशेदपुर में क्या कंफर्टेबल हो आने में, मतलब आपको अगर बाहर आपका घर छोड़ के जाने में आप कितना कंफर्टेबल हो, ठीक है। तो होम सिकनेस तो नहीं है, अलेक्जेंडर के जैसा होम सिकनेस नहीं है कि वापस चले गए यहाँ पे आने के बाद, तो वो चीज़ नहीं ना। होम सिकनेस नहीं होना चाहिए, हम कहीं भी कंफर्टेबल। आपको अगर कहीं कंपनी रिप्रेजेंट करने के लिए भेजती है, आप डरोगे नहीं था, तो ये देखा जाता है कि आप कितना कंफर्टेबल हो आप रिलोकेट करने के लिए। तो वो क्वेश्चन पूछा ही जाता है आपसे। फिर एक चीज़ जनरली आपसे एक चीज़ और पूछते हैं कि कितना आप कंपनी के बारे में क्या जानते हो या काम के बारे में। तो जो मैंने पहले बताया वो चीज़ समझाने का है, वो क्वेश्चन इसलिए मैंने बताया ताकि वो इंटरव्यू में पूछा जाता है, ठीक है। ये रहा आपका HR राउंड ऑफ क्वेश्चन। इससे ज़्यादा थोड़ा मोड़ा और क्वेश्चन पूछा जाए कि 5 साल में आप अपने आप को कहाँ समझ आए, ये जनरल क्वेश्चन है। 5 साल में आप खुद को कहाँ देखते हैं, बट ये देखा जाता है ये कंपनी का सिस्टम है, सिस्टम के अंदर आप सिस्टम के अकॉर्डिंग ही प्रमोट हो गए, तो ज़्यादा चांसेस ये क्वेश्चन होने का नहीं है यहाँ पे। अब वो क्वेश्चन होता है टेक्निकल एंड पे। टेक्निकल पे आप ज़्यादा ध्यान देंगे कॉन्सेप्ट के ऊपर। कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन बहुत पूछा जाता है आपसे, न्यूमेरिकल बेस्ड क्वेश्चंस नहीं होते हैं। तो कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चंस पे ध्यान देंगे। अगर आप मैकेनिकल ट्रे हो या इलेक्ट्रिकल हो, इलेक्ट्रॉनिक्स हो, सिविल कहीं से भी हो, फिटर हो, मशीनिस्ट हो, किसी भी ट्रेड से हो, आप कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन पे ध्यान देंगे। 4 या 5 कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन पूछा जाएगा। हार्डली आपसे 4 या 5 क्वेश्चन आपसे CV के ऊपर कुछ क्वेश्चन पूछा जाएगा जो कि HR पूछ सकते हैं, या इनमें से दोनों में से कोई एक CV के ऊपर भी क्वेश्चन पूछ सकता है। तो CV को भी ध्यान से पढ़ेंगे। तो इतना चीज़ है गाइज आपको अपने इंटरव्यू के ऊपर फोकस करने का। और जब आप निकलेंगे, जब आपसे पूछा जाता है कि और भी कुछ, आपसे एक लास्ट सवाल किया जाता है और आप क्या जानना चाहते हो, तो अगर आपको लगता है कि नहीं मेरे को काफ़ी है ये इन्फॉर्मेशन, तो बोलिएगा नहीं सर आई एम हैप्पी विथ, आपने हमें अपॉर्चुनिटी दिया और यहाँ आने का मौका दिया, आई एम रियली वेरी थैंकफुल फॉर यू। तो ये थैंक्स बोलकर ज़रूर उठें और लास्ट में थैंक यू बोलकर ही वहाँ से निकले। तो ये थैंक यू बोलने पर एक अच्छा इंप्रेशन भी जम जाता है आपके ऊपर। और जब ये क्वेश्चन
पूछने के बाद आपको बोला था ठीक है हम इन्फॉर्म कर देंगे, तो आपको लास्ट में वो जब आप सिलेक्ट हो गए तो वो भी सिलेक्शन भी आपको मेल पे ही आएगा। तो गाइस इतना चीज़ ध्यान देंगे जब आप इंटरव्यू के लिए फोकस करेंगे। नॉट ओनली इन टाटा स्टील, अलग अलग कंपनी भी इंटरव्यू इसी तरह दिया जाता है। अगर और भी चाहते हो कि हम लोग और भी ऐसे वीडियोस अब बनाएंगे आपके लिए, अगर कोई ऐसा स्पेशल वीडियोस चाहते हो तो हमने और भी डिसाइड किया आपके साथ वीडियोस बनाने का। तो आने वाले टाइम्स में हम लोग आप लोगों के लिए बहुत बार गवर्नमेंट में एक क्वेश्चन जो हमेशा पूछा जाता है वो जनरल स्टडीज़, उस पर भी फोकस करेंगे। कुछ कुछ स्टूडेंट्स जो मास्टर्स या बीटेक करने के बाद मास्टर्स का सपना देखते हैं, वहाँ रिसर्च मेथोलॉजी एक बहुत बड़ा सरदर्द बन जाता है उनके लिए और पीएचडी स्टूडेंट्स के लिए, तो उस पर भी फोकस करने पर हम लोग ध्यान दे रहे हैं। इन 2 वीडियोज़ के साथ हम लोग आएंगे आएंगे आपके साथ ये वीडियोस के साथ, जिसमें जीएस बहुत इंपॉर्टेंट होता है क्योंकि ये कॉमनली हर एग्जाम्स में पूछे जाते हैं। तो हम लोग फोकस करें क्योंकि हमने बहुत लोगों ने हमें बोल रहे हैं कि इस पे वीडियो बनाइए, तो इस पर वो ज़रूर वीडियो बनाएंगे। आप लोग को वीडियोस बना के दिखाएंगे। तो गाइज़ अगर आपने हमारे साथ अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब करो और अपने फ्रेंड सर्कल्स में वीडियोज़ को शेयर करो, ताकि वो फ्रेंड्स को, आपके रिलेटिव्स को, आपके कोई भी वेल विशर्स या कोई भी हो, उनको भी बेनिफिट मिले हमारे वीडियोस से। अगर आपको लगता है कि नहीं सर आप हम लोग से और भी कुछ जानना चाहते हो तो हमें डेफिनेटली कमेंट बॉक्स पे बताओ कि आप हमसे क्या चाहते हो। हम लोग का हमारे टीम में जितने भी एक्सपर्ट हैं हम लोग आप लोग के लिए सॉल्व करके लाएंगे। गाइज आपका प्रॉब्लम्स सॉर्ट आउट करेंगे और उसके अकॉर्डिंग ही वीडियोज़ बनाएंगे। और जितना भी हमारा इंडस्ट्रियल एक्सपीरियंस या एकेडमिक एक्सपीरियंस है वो सब कुछ मिलाकर हमने अपने इंस्टीट्यूट्स की पढ़ाई जो इंडियन इंस्टीट्यूट से की है या और अच्छे अच्छे इंडस्ट्री से काम की, सबका एक्सपीरियंस जोड़ के आपको हेल्प आउट करने के लिए हमेशा तात्पर्य रहेंगे। गाइस जिन्होंने हमारे चैनल को शेयर नहीं किया, प्लीज़ शेयर करो इस वीडियो को, ढेर सारा शेयर करो, लाइक करो, कमेंट करो और हमारे चैनल को प्लीज़ इट्स अ रिक्वेस्ट सब्सक्राइब करो। बेल आइकन दबाना नहीं भूलो, बेल आइकन दबाते रहो और नए नए जॉब्स पाते रहो। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए नमस्कार।